झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पेटरवार की इस धरती को झारखंडी जोहार करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस इलाके के तमाम माताएं बहनें जो यहाँ पर पहुंची है, हमारे भाई बहन, ये तमाम लोग जितने लोग भी पहुंचे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है, मेरा जोहार है। जयराम भाई ने बहुत लंबे समय तक अपनी बातों को रखा, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। और इस आंदोलन के प्रारंभ से ही, जब से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, इससे मैं जुड़ा रहा हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पेटरवार के लोगों की ये जमीन यहाँ पर जा रही है, अगर हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है, और जिस आर्टिकल, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल अनुच्छेद का जो जिक्र किया जयराम भाई ने, मैं ये मानता हूं कि अगर जमीन हमारी है तो फैसला हमारा होगा, जमीन हमारी है तो दर हमारा होगा, जमीन हमारी है तो निर्णय हम लेंगे। ये अब नहीं चलेगा कि जमीन हमारी है और रेट कोई और तय करेगा। एक बात इस पर समझिए, मैं इस पर कुछ नीतिगत बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको समझिएगा कि किस तरीके से इस पर एक तरीके से आप लोगों को शिकंजे में कसने की कोशिश की जाती है। जब कोई हाईवे बनना होता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं, वो यहाँ से रिपोर्ट भेजती है। उसकी यूनिट स्टेट में है, यहाँ पर राज्य में उसकी इकाई रहती है। वो उसका प्रपोजल भेजती है कि हम यहाँ से हाईवे बनाना चाहते हैं, यहाँ पर जमीन चाहिए। वहाँ के लोकल सीओ से वो रिपोर्ट ली जाती है, उसके बाद वो दिल्ली जाता है, उसके बाद अधिग्रहण का प्रस्ताव आता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुँचता है, मुख्य सचिव के पास पहुँचता है, उसके बाद फिर वो जिला के डीसी के पास पहुँचता है। फिर जिला में जिला भूअर्जन पदाधिकारी को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि जमीन दीजिए हमें अधिग्रहण करके। उस पर फिर सीओ साहब अधिग्रहण करने के लिए आते हैं और फिर मुआवजा तय होता है। लेकिन ये समझना होगा कि अगर झारखंड की धरती पर किसी का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, चाहे जिस तरीके से चांडिल डैम की बात की गई, डीवीसी की बात की गई, एचईसी की बात की गई, वेदांता की बात की गई, उन तमाम कंपनियों की बात की गई, आखिर इस अधिग्रहण में हमें क्या मिला है, हमें हमारे जमीन के बाद क्या मिला है, इस बात पर भी सोचने की जरूरत है। जयराम भाई संघर्ष की बात कर रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले का मैं अपना एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दुबई एक कॉन्फ्रेंस में गया था, यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस था। वहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में चर्चा हो रही थी। उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल बंधा कि जो ये भीड़ यहाँ पर संघर्ष कर रही है, वो हमारा भी संघर्ष छोटा नहीं है, हमारा भी संघर्ष एक वैश्विक स्तर पर ये गूंजना चाहिए कि हम क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों हम सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस बात पर भी गौर करना होगा। और उन तमाम लोगों को, चाहे वो अफसर हो, ऑफिसर हो, डीसी हो, एसपी हो, इस बात पर उनको गौर करना होगा कि जो हमारी सांस्कृतिक मौलिकता की बात है, जो भाषा की बात है, जिस भाषा के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं, जिस संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, जिस हम अपने वातावरण को बनाए रखने के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई की भावना को समझना पड़ेगा। और पिछले एक बरस से झारखंड के तमाम इलाकों में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन पर अब सरकार को भी गंभीरता बरतने की जरूरत है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हर जो आंदोलन होता है वो काल और परिस्थितियों के अनुसार होता है। झारखंड की काल और परिस्थिति ये है कि 2 दशकों के इस दौर में झारखंड के भीतर, चाहे वो रघुनाथ मेहता हो, चाहे विनोद बिहारी मेहता हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे तिलंगा खड़िया हो, चाहे वो तमाम क्रांतिकारी हो, उनके इतिहास का अनुसरण करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और ये भी गौर करना होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जब सिद्धू कान्हू ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, जब संथाल विद्रोह हुआ, तो ये कहां से आ गया कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति थी। इसका मतलब इतिहास के पन्ने में भी हमारे इतिहास को झुटलाया गया है। इन सारे सवालों पर भी आपको गौर करना होगा और इन सारे सवालों को भी समझना होगा। इस बात पर भी गौर करना होगा कि रघुनाथ मेहता कौन थे। इस बात पर भी गौर करना होगा कि जिसने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया, जिस विनोद बाबू ने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया, आज अगर उनकी ही पार्टी, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी की सरकार है, तो वो सरकार हमारा कितना सोच रही है, इस पहलू पर भी आपको विचार करना होगा, इस पहलू पर भी आपको सोचना होगा। मेरे साथियों, झारखंड को अगर समझना है तो झारखंड की अगर भाईचारगी को समझना है और झारखंड के आक्रोश को समझना है तो इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जब अखड़ा में हम लोग नाचते हैं तो हाथ से हाथ जोड़ करके ऐसे नाचते हैं। ये संदेश देता है कि हम मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और हम भाईचारे को पसंद करते हैं, प्रेम और सद्भाव को पसंद करते हैं।
लेकिन जब हमें ललकारा जाएगा, जब हमें गुस्सा दिलाया जाएगा, जब बार बार हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो इसी माटी से भगत सिंह भी पैदा होगा और इसी माटी से बिरसा मुंडा पैदा होगा, इसी माटी से नया विनोद बिहारी महतो पैदा होगा, इसी माटी से नया रघुनाथ महतो पैदा होगा और इस माटी से जब जयराम महतो जैसा भाई पैदा हो सकता है तो ऐसे कई और भाई पैदा होंगे। इसलिए सरकार को, सियासत को, राजनीतिक सत्ता को, नौकरशाही को इस बात का अब अंदेशा हो गया है कि झारखंड के नौजवान जाग गए हैं, वो पढ़ने लिखने लग गए हैं। अरे हम महतो लोग हैं, मुंडा लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, तो ये समझने की कोशिश नहीं करिए कि हमें संविधान नहीं आता है और हम संविधान नहीं जानते हैं, हम मौलिक अधिकार नहीं जानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़े हैं। और ये जो हीन भावना लोगों ने रखी है कि अरे ये झारखंडी लोग हैं, चंद पैसे में बिक जाएंगे, उन्हें कुछ मुआवजा दे करके हटा देंगे, ये आपने सदियों सदियों तक किया है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। इसलिए मेरी माताएं मैंने एक बार जोर से बोलिए आप लोग, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं झारखंड की माटी के लिए? लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार हमारे भाई को मैंने सुना कि वो मार्टिन लूथर का जिक्र करते हैं, नेल्सन मंडेला का जिक्र करते हैं, गांधी का जिक्र करते हैं, भगत सिंह का जिक्र करते हैं। इन विचारों को आप लोग पढ़िएगा भी, और जीवन में कब कितना भगत सिंह बनना है, कब कितना गांधी बनना है, कब कितना नेल्सन मंडेला बनना है, कब कितना मार्टिन लूथर बनना है, इस बात का भी आकलन करिएगा। हम लोग हमेशा गुस्से में रहेंगे, हमेशा आक्रोश में रहेंगे, तो हो सकता है उसका कोई फायदा उठा ले। इसलिए गांधी के विचारों की भी प्रासंगिकता रहनी, भगत सिंह के विचारों की भी प्रासंगिकता रहनी चाहिए और सबके विचारों का समावेश हमारे आंदोलन में दिखना चाहिए, ताकि हम वैचारिक तौर पर भी समृद्ध बन सके, ताकि हम विचारों से भी मजबूत बन सके, ताकि हम लोगों से जब लड़े तो कानूनी तौर पर भी हम लड़ सके। इन सारे सवालों पर भी गौर करिएगा। और एक छोटी बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग लगातार कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, यहाँ पर परीक्षाएं हो रही है तो बार बार परीक्षाओं का परिणाम कैंसिल हो जा रहा है, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर गौर करना होगा। और खासकर अपनी बहनों से मैं कहना चाहूंगा, जो मेरी बहन यहाँ पर है, उनकी शादी हो जाएगी कुछ साल बाद। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम शादी होने के बाद अगर हमारा नाम है रीना कुमारी, तो हम लोग करते हैं ससुराल में जाकर के रीना देवी कर देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। इन सारे गलतियों का शासन प्रशासन के लोग लाभ उठाते हैं कि तुम्हारा तो नाम वहाँ पर रीना कुमारी था, यहाँ रीना देवी कैसे हो गया, तुमको ये एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। और इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी कोई गाँव से जब बाहर जाते हैं तो पति का नाम हम लोग जोड़ने लगते हैं, लेकिन हमेशा से सर्टिफिकेट में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उस पर पिता का नाम होना चाहिए, पति का नाम नहीं जोड़ना है। ये छोटी छोटी बातों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, तो जो पहली क्राइटेरिया है फॉर्म भरने की, वहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे, कंपटीशन में जा ही नहीं पाएंगे, तो आप परीक्षा पास कैसे करेंगे? इन सब कारणों से भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। इन सारे सवालों पर भी आपको सोचना पड़ेगा। और झारखंड के तमाम इलाकों में जिस तरीके से जयराम भाई लगातार कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, मैं झारखंड के सभी प्रमंडलों में घूमा, 5 और आप देखिए लातेहार जाइए तो वहाँ तेतरिया खार का कोल माइंस है, आप बड़का गांव जाइए तो वहाँ पर कोल माइंस है, टीपीसी का है। आप जिस इलाके में भी जाइए, आप सारंडा के जंगलों में लगभग 3 महीने घूमा हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का माइंस है, चिरिया माइंस है, ऊसर मार्टिन का माइंस है। इस तरीके से लोग विस्थापित हो रहे हैं, पुनर्वास की कोई नीति नहीं बन रही है, बसाने की कोई नीति नहीं बन रही है। इन सवालों पर भी सोचना होगा। सारंडा के जंगलों में जब गया तो मुझे रोना आ गया। वहाँ हर एक बच्चा, एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 95% बच्चे वहाँ पर कुपोषित हैं। ये बच्चे कौन हैं? हमारे आपके घर के लोग हैं। इनको 2 जोड़ की रोटी नहीं मिल रही है और यहाँ पर अरबों खरबों का खेल हो रहा है। ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्दाश्त की सीमा अब गुजर चुकी है। अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि ये लड़ाई हम विचारों से लड़ेंगे, जोश खरोश के साथ लड़ेंगे। और एक बात और, हर बार जब कभी आंदोलन होता है तो पुलिस और प्रशासन के लोग हमेशा से एक बात की कोशिश करते हैं, चूंकि उनकी वो ड्यूटी रहती है कि किसी तरीके से केस मुकदमे में फंसाया जाए या किसी का नाम आ जाए या कहीं पर 144 लगा करके नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो इन सब चीजों से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग के टीम में भी कानून के जानकार लोग हैं और आपका भाई भी कानून का ही विद्यार्थी है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जिस रूल
में जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम लोग अपना सहयोग देने के लिए तैयार है, हर मोड़ पर लड़ने को तैयार है। और ये एक सामूहिक आंदोलन है। मुझे सूचना मिली है कि कई लोग सिर्फ अखबारों में नाम और अपने लोकप्रियता के लिए इस आंदोलन को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग बिखरे हैं, लेकिन इन सारे सवालों पर भी सोचना होगा कि हम आपस में ही बिखर जाएंगे तो कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाना है और सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है। और हर आंदोलन में एक नेतृत्व करता होता है, हर आंदोलन में एक नेतृत्व करने वाला पैदा होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जयराम भाई जैसा एक भाई हम लोगों के सामने आया है जो लगातार संघर्ष कर रहा है। इनके संघर्ष को भी सलाम किया जाना चाहिए, इनके संघर्ष को भी सल्यूट किया जाना चाहिए कि पिछले 1 वर्ष से झारखंड के अलग अलग इलाकों में जाकर के ये लोगों को आंदोलित कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लगभग 300 से आपने कहा कि 400 से अधिक सभाएं हो गई और लगभग 3000-4000 मीटिंग आपने अटेंड कर लिया होगा। अपने आप में ये विरले है और यही तो बात है कि किसी की छोटी चीज भी बड़ी रूप में प्रदर्शित हो जाती है। अरे जयराम भाई तो इतना कर दिया कि इनका नाम लगता है गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा 1 साल में इतना सभा करने का। तो इन्हीं सब बातों पर आप सबको गौर करना है। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, जयराम भाई ने बहुत ज्यादा लंबा स्पीच दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पिटरवार की धरती पर अगर भूमि अधिग्रहण हो रहा है, यहाँ पर हाईवे बनना है, तो इस सवाल पर भी सरकार को सोचना होगा कि हमारा रोजगार का क्या होगा। और एक बात समझिए कि जब जमीन हम लोग देते हैं तो वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक कमाने का एक जरिया खत्म हो जाता है। जमीन हर पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, लेकिन आज की स्थिति क्या है? आप किसी बड़का गांव के आदमी से पूछिए, मैं पूछता हूँ उन लोगों से, वो जाते हैं एनटीपीसी के दरवाजे तक, उनका एप्लीकेशन वही डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और पता चलता है कि उनका 20 एकड़ वहां पर जमीन गया है। क्या हमने जमीन इसीलिए दिया था कि अगर एक गार्ड की भी छोटी सी नौकरी मांगने जाए तो हमारा एप्लीकेशन फेंक दिया जाए? क्या इसी स्थिति के लिए झारखंड बना? क्या ये 22 सालों का झारखंड, 2 दशकों का झारखंड अब जवान हो गया है? जवान होने पर बेटा अपना हक मांगता है, ये झारखंड भी अपना हक मांग रहा है। एक बार जोर से अपनी आवाज को बुलंद करिए और हाथ को बुलंद करिए कि झारखंड के लिए हम लड़ेंगे, झारखंडी हक के लिए लड़ेंगे, झारखंडी माटी के लिए लड़ेंगे, झारखंडी माटी के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। एक बार जोर से बोलिए, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो, शहीद रघुनाथ महतो, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, सिद्धू कानू। आप सबको बहुत बहुत जोहार, आप सबको मेरा प्रणाम। फिर से कभी मिलेंगे और अपनी बातों रोके रखेंगे। इस पिटरवार की इस क्रांतिकारी जनता को मेरा प्रणाम है। शीश झुकाकर आप सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत जोहार।